आज के इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन पीडीएफ वाला करवाए थे, आपका जो पीडीएफ भेजा गया था शाम में, जो बैच चल रहा था 6:30 बजे 12th वाला बैच जो चल रहा है, उसमें जो क्वेश्चन दिए थे पीडीएफ, उसमें क्वेश्चन करवाए थे लेकिन डिलीट हो गया था क्वेश्चन। मतलब हम यहाँ से लोड तो किए थे लेकिन किसी कारण से लोड नहीं हो पाया था, तो बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे कि उसका फिर से कर करके आप दे दीजिए। तो जो क्वेश्चन बीच में छूटा हुआ है 37 से लेके 52 तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो शुरू में था कूलॉम्स वाला क्वेश्चन, हम उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। आप फिर इसको रिकवर कर लीजिएगा और इसके सहारे आप फिर से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और अभी चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और फिर एनर्जी जब पढ़ लेंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। तो जो क्वेश्चन छूटा हुआ हम उसको कर देते हैं। लिखा कि दो समान त्रिज्याओं तथा क्रमशः 10 माइक्रोकूलम व -20 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो छोटे गोलीय चालक, समान त्रिज्या वाला गोलीय चालक है। एक पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक पर -20 माइक्रोकूलम चार्ज। एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाने पर F1 बल अनुभव करते हैं। हिंदी वाला ने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, Q1 दूरी लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश वाला हम आप पढ़ेंगे तो साफ साफ पता चलेगा बगल वाला क्वेश्चन में कि r दूरी पर रखे गए हैं, तब ये जो है आपस में F1 बल का अनुभव करते हैं। चूंकि प्लस और माइनस से F1 बल वहीं लगे, F1 बल अट्रैक्शन जैसा हो, तो F1 का मान हो जाएगा K mod Q1 और mod Q2 अब आई R²। यदि उन्हें संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर पृथक कर दें, फिर दोनों को टच कराया गया। मेन कहानी यहाँ टच कराने वाला ही है, मेन कहानी का मुद्दा ही टच वाला बात है। तो टच कराने से क्या होगा, पहले आंसर लिख देते हैं कि 10 और -20 ये हो गया, मान कुल मिला के -10 और -10 बढ़ जाएगा, -5 -5। क्या किए, दोनों चार्ज को जोड़ दिए, 10 और -20 -10 हो गया और दोनों को बांट दिए। ऐसे कैसे किए, किस आधार पर किए, अगर हम इस कंसेप्ट पर जाएं तो आगे जब पढ़ेंगे कैपेसिटर तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन हम इस बात को समझाने के दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आप समझिएगा कि दो समान बर्तन है, एक ही शायद तरह का दो बर्तन, एक में भरा हुआ है 10 लीटर पानी, एक में भरा हुआ है 20 लीटर पानी। एक में कम पानी भरा, एक में ज्यादा पानी, लेकिन बर्तन एक ही साइज का है। दोनों गोला का साइज समान है, एक पर चार्ज 10 कूलम, एक पर 20 कूलम। बात अलग है क्योंकि एक पर प्लस है एक पर माइनस है, क्योंकि चार्ज का दो नेचर होता है, वॉल्यूम थोड़े प्लस माइनस होगा। तो 10 लीटर और 20 लीटर, ठीक। दोनों को कहा कि कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ कहा गोला को टच करिए। गोला को टच करने का मतलब क्या है, हम थोड़े उसको टच करेंगे, टच नहीं करेंगे। यहाँ टच करने का मतलब है कि दोनों को पाइप से जोड़ दीजिए। दोनों को एक पाइप से जोड़ दीजिए, तो तब तक पानी इससे इसमें आएगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम न हो जाए, जब तक दोनों का लेवल सेम न हो जाए, लेवल सेम न हो जाए। लेकिन चूंकि कहानी में नहीं है कि लेवल सेम न हो जाए, अगर ये पतला भी रहता ना तो भी लेवल ही सेम होता। लेकिन आप सोचिए कि लेवल सेम हो गए तो ठीक बात है, लेकिन क्या दोनों में पानी बराबर बराबर होगा? बोले हाँ, क्योंकि दोनों का बर्तन का साइज एक जैसा है। ये कहानी हमेशा नहीं, ये हमेशा आधा आधा जाएगा ये गारंटी नहीं। ये दोनों गोला का साइज बराबर है ना, इसलिए आधा आधा गया। ये दोनों बर्तन का साइज बराबर है ना, इसलिए 20 10 30 का 15 लीटर इसमें होगा और 15 लीटर इसमें होगा। लेकिन अगर ये बर्तन बड़ा और छोटा होता तो ये नहीं कहते कि दोनों पानी बराबर है। हाँ, ये जरूर कहते कि दोनों में लेवल बराबर हो, लेकिन ये नहीं कहते कि दोनों बर्तन में पानी की मात्रा समान होगी, नहीं कहते। इसलिए हमेशा ये दोनों चार्ज बराबर होगा ये गारंटी नहीं भैया। ये गारंटी इसलिए भी है क्योंकि दोनों का साइज बराबर है, दोनों गोला का साइज बराबर है, और गोला का जितना साइज होता है ना उसी हिसाब से वो चार्ज लेता है। बर्तन का जितना साइज है उसी हिसाब से वो पानी अंदर में लेगा।
लेकिन अगर ये बर्तन बराबर आयतन का नहीं होता ना तो बोलते कि लेवल सेम होंगे, पानी की मात्रा दोनों बराबर होगी, तब तक के लिए सिर्फ सही है जब दोनों बर्तन का साइज एक जैसा होगा। इसे दोनों गोला का साइज चूंकि एक जैसा है, यहाँ पर चार्ज प्रवाह होते हैं, यहाँ पर पानी प्रवाह होता है, तो थोड़ा ये बात तो समझ में आया होगा कि बर्तन का चूंकि साइज बराबर है तो पानी बराबर बराबर है, तो चूंकि गोला का साइज बराबर है तो चार्ज बराबर बराबर पर आकर रुकेगा। तो बात क्लियर हुआ होगा। -5 अब दोनों को फिर वहीं जाकर के रख दो r दूरी पर। अब तो रिपल्सन होंगे दोनों, और उस रिपल्सन फोर्स का मान होगा F बराबर K 5 माइक्रो बाई r स्क्वायर, नया फोर्स। तो K गुना माइक्रो स्क्वायर, इसमें से भागा देते हैं सीधे, F में F डैश से भागा दे देते हैं, करें F1 और F2 का अनुपात बताओ, ये F1 है आई F2 है, तो F1 बटा F2 करो, K माइक्रो r स्क्वायर बीच दें का 200 और बचे 25, 200 बटा 25 8 अनुपात है। F1 बटा F2 बराबर आएगा 8 अनुपात 1, F1 और F2 से अनुपात होगा F1 बटा F2 बराबर 8 अनुपात 1। आंसर में लिखा है -8 अनुपात 1, बोले सही है, इसलिए माइनस लिखा हुआ नहीं क्योंकि दोनों फोर्स का नेचर अलग है, ये ट्रैक्शन है और ये रिपल्सन है, तो इसे लिख सकते हैं कि -8 अनुपात 1। तो 37 का आंसर बी रहा होगा, बी। तो ये है F1 और F2 का अनुपात। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा वेक्टर लगा रहता अच्छा लगता है, F1 वेक्टर बटा F2 वेक्टर का अनुपात बताओ, तो ज्यादा अच्छा होता, -8 बटा 1 का मतलब थोड़ा ज्यादा खुलता। अगर ये वेक्टर लिखा था कि F1 वेक्टर बटा F2 वेक्टर बताओ तो और अच्छा लगता कि -8 बटा 1, क्योंकि अट्रैक्शन है और ये रिपल्सन है, मैंने F1 और F2 के फोर्स का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन फिर भी 8 अनुपात 1 आंसर होगा, तो जो 8 अनुपात 1 है वही आंसर मारेंगे। अब -8 अनुपात 1 है तो समझ जाएंगे कि एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए क्योंकि आपका अट्रैक्शन है और एक आपका रिपल्सन। तीसरा क्वेश्चन नंबर 37, और इन चीजों के बारे में आगे भी और पता चलेगा, लेकिन अभी कुछ दिक्कत अगर है तो यहाँ से आप ये बात क्लियर कर सकते हैं। लिखा कि प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम के 2 आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम के 2 आवेश 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दोनों निर्वात में उपस्थित हों तो उनके मध्य कितना बल होगा? निर्वात में है तो कितना होगा? 9 × 10⁹ और Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, 0.5 × 4 2, 0.5 × 4 2 4 चौका 16, 16 × 9 144 -12 और 9 -3, तो 0.144 न्यूटन। ये तो बहुत आसान सवाल। निर्वात में है तो निर्वात में k का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है, mod Q1 mod Q2 बटे r स्क्वायर। ये बहुत आसान सवाल। दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर हैं, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दें। देखिए भैया, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा, या तो ऐसे लिखो कि 9 × 10⁹ बटे एप्सिलॉन r और mod Q1 mod Q2 बटा r स्क्वायर। यहाँ पर उसका मान 1 था, हवा निर्वात के लिए कितना होता है एप्सिलॉन r का मान 1। तो अब कह रहा है कि दोनों चार्ज के बीच में कोई चार्ज है, उसके बीच की दूरी d है, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दे, तांबा रख दिया गया। अब सोचो कि तांबा रख दिया गया, तांबा तो कंडक्टर है,
तो कंडक्टर का वैल्यू कितना होता है? अनंत। बताया गया कंडक्टर का वैल्यू क्या है? अनंत। जब बताओ ये अनंत हो गया तो पूरा कहानी तो जीरो हो गई। कंडक्टर के लिए इसका वैल्यू कितना होता है? इन्फिनाइट होता है ना। निर्वात के लिए 1, हवा के लिए बताए थे 1.03, लेकिन 1 ही मान के बनाओ। वाटर के लिए कुछ लिखाए थे 80 के आसपास था, और कंडक्टर के लिए लिखाए थे चालक के लिए अनंत। तो यहाँ पर अनंत मान पुट कर दो, आ गया आंसर 0। 40 नंबर में आते हैं। ये जो छोटा छोटा सवाल है सब एकदम बहुत छोटा छोटा सवाल, इसी तरह के सवाल आपको 12th क्लास में जनरली आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल की तरह ही बन जाएंगे। और एयरफोर्स, नेवी, इस तरह का भी अगर आप टेक्निकल एग्जाम दीजिएगा ऐसा ही छोटा छोटा सवाल आएगा, खूब लंबा कैलकुलेशन वाला नहीं आता है, एकदम जेईई मेंस और एडवांस लेवल का सवाल ऐसा नहीं। मतलब एयरफोर्स नेवी में एकदम छोटा छोटा सवाल आता है, समय कम रहता है ना, खूब ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं रहता है, इसी तरह छोटा छोटा सवाल रहता है। तो आपको बताया भी थे कि अगर इस लेवल के एग्जाम तक आपको क्लियर करना है जेईई मेंस एडवांस के लिए, तो बताए थे कि आप मतलब फिर एम करीम, एस सी वर्मा, ये सब थोड़ा सा बुक बनाइएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन इसलिए करवाए थे, आपको पीडीएफ भेजे थे, क्योंकि जो बच्चे एस सी वर्मा, एम करीम वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं समझ पाते उनके लिए बनाए थे हम हिंदी और इंग्लिश, एक तरफ हिंदी क्वेश्चन एक तरफ इंग्लिश क्वेश्चन। तो अगर आप मान लें जेईई मेंस ये सब नहीं करना चाहते हैं, आप मान ले जाए इधर ही कुछ टेक्निकल में घुसना चाहते हैं, तो कम से कम कुछ तो न्यूमेरिकल का जानकारी होना चाहिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ के बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का पकड़ होना चाहिए, कम से कम सिंपल सवाल उस लेवल का तो अपने आप सॉल्व हो जाए। तो इस तरह का एयरफोर्स नेवी टाइप का जो भी एग्जाम है ना आपका निकल जाएगा, एनडीए इस तरह। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान सवाल होते हैं एकदम, जो एकदम थ्योरी को मतलब एक तरह से आपको लगता हो कि थ्योरी जो पढ़े है ना उसी का रिवीजन चल रहा है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर। देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इनके बीच कूलॉम बल बताइए। बोले F बराबर K Q1 Q2 बाई R²। तो हो जाएगा हम लोग का 9 गुना 2.5 करेंगे तो 9 9 6 54 4, बाकी बचा 5, 9 5 45 और 5 50, बाकी बचा 5, 9 18 और 5 23, 9 20 और 9 29, 29 9 29 और 9 20 9 29 और 38, तो -9। तो आ जाएगा हम लोग का 2.3 × 10 टू द पावर -18, आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखते हैं। 3 आवेश प्रत्येक Q समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। केंद्र पर रखे आवेश समान आवेश Q पर विद्युत बल होगा यदि प्रत्येक की भुजा L है। ये सवाल हम लोग थ्योरी में भी करवा दिए थे, ग्रेट आंसर, फिर भी आज हम करा देते हैं कि इस पर लगने वाला बल पूछा जा रहा है। इस पर लगने वाला बल पूछा जा रहा है तो E जो है Q इस Q को इधर धक्का देगा, तो E वाला Q इस Q को इधर धक्का देगा, और ए वाला Q इस Q को इधर धक्का देगा, और तीनों बल के मान बराबर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का दूरी अगर r है तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी r है, और यहाँ से यहाँ का दूरी भी r ही होगा। r का मान जो कुछ भी होगा लेकिन होगा तो बराबर। तो फिर तीनों फोर्स को हम लोग वेक्टर के नियम से तोड़ेंगे, एक F और एक F। फोर्स अगर बहुत सारे वेक्टर्स जोड़े जाएं तो उनको सीधे अंक को जोड़ देते हैं जब उनका डायरेक्शन सेम हो, लेकिन तीनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है। और जोड़ने में अच्छा तब होता है कोई वेक्टर जब वो एक्सिस पर हो, कुछ आई में लिखा हुआ हो कुछ जे में लिखा हुआ हो, तो आसान होते हैं।
यही कोशिश करते हैं कि हम लोग ई कोण चूंकि 30 डिग्री है तो ये भी कोण 30 डिग्री होगा, अभी चूंकि 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो हम इसके तोड़ने जा रहे हैं वेक्टर्स को ताकि जोड़ने में फिर आसानी हो। तो इधर को तोड़ते थे तो f cos 30 और इधर वाला f sin 30, और sin 30 का मान जानते हैं 1/2। फिर इसको तोड़ेंगे तो f cos 30 और फिर से वो यहाँ पर f sin 30 तो फिर से वो f/2। अब f cos 30 कट जाएगा क्योंकि वो i कैप है और ये माइनस i कैप है, और ऊपर f/2 मिलके f और नीचे भी f, ये दोनों भी कट जाएगा। ऊपर f j कैप नीचे f माइनस j कैप, कुल नेट फोर्स का मान 0 आएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में भी करवाए थे। ये 41 करा वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁻4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। वायु में रखा गया दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ये फोर्स का मान 10⁻⁻4 न्यूटन है। मतलब K mod Q1 mod Q2 बाई R स्क्वायर बराबर 10⁻⁻4 न्यूटन। दो आवेश Q1 और Q2 कुछ दूरी पर रखे गए हैं और दोनों दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं धक्का मारते हैं, और उसका मान दिया गया 10⁻⁻4 न्यूटन। यदि दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल 2.5, अभी इतना फोर्स लग रहा है। अभी यहाँ पर मान लो कि एयर है, अब इसके बीच में कोई वायल भर दिया गया तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? अब जो फोर्स हो जाएगा हवा में जितना फोर्स लगता है उतना अब बटे परमिटिविटी वायल वाला, सही कि नहीं? जैसे हवा में फोर्स कितना है तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर K का मान कितना होगा 9 × 10⁹ अब बटे 1 होगा क्योंकि हवा में है ये। यहाँ अगर लिखिएगा तो लिखाएगा 9 × 10⁹ अब बटे वायल वाला, अब mod Q1 mod Q2 अब बटे R स्क्वायर। तो देख लीजिए पहले वाला फोर्स वाई लिखल है कि नहीं, इसको छोड़ दो तो हवा वाला फोर्स लिखल है कि नहीं। तो मतलब जितना कि हवा में फोर्स लग रहा है उतना बटे तेल वाला रिलेटिव परमिटिविटी, और तेल में कितना बल लग रहा है वो बताया गया है 2.5 × 10⁻⁻5। तो यहाँ से तेल का रिलेटिव परमिटिविटी नहीं निकल जाएगा कि 2.5 × 10⁻⁻5 नहीं 10⁻⁻4 पहले लिखाएगा, आइए नीचे चला जाएगा तो बचेगा 10/2.5 4 आ जाएगा। ये निकालना था कि दो चार्ज अगर हवा में है तो इतना बल लग रहा है। अब बताओ कि इसको अगर तेल में डाल दिया जाए तो इतना बल लगा दिया गया, इतना बल लगा, तो बताओ तेल का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? वही सापेक्षिक विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। इसे थ्योरी में क्लियर हो गया है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता परावैद्युतांक एक ही वर्ड है। तो आते हैं 43 में। तीन आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। ए भुजा वाले शीर्ष ए पर रखे आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल BC के लंबवत दिशा में होगा। कर इसका नाम अगर ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, तो ये जो ए है कितना बल का अनुभव करेगा जबकि चार्ज माइनस है। प्लस माइनस प्लस, बताइए कि ई वाला चार्ज कितना बल अनुभव करेगा? किधर? BC के लंबवत दिशा में, BC के लंबवत इधर। देखिए भाई ई जो माइनस है इसको खींचेगा और ई जो प्लस है इसको धक्का देगा।
ई जो प्लस क्यू है ई प्लस क्यू को धक्का देगा और ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू को खींचेगा, लेकिन बल तो सेम ही लगेगा ना, क्योंकि क्यू क्यू दूरी ए, क्यू क्यू दूरी ए, और चार्ज प्लस हो चाहे माइनस, फोर्स के मैग्नीट्यूड पर थोड़े असर पड़ेगा। माइनस का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन हुआ और प्लस का मतलब इधर रिपल्सन हुआ, विकर्षण इधर आकर्षण। अब ये दोनों को देखिए तोड़ लेते हैं। ये कौन चुकी होगा 30 और ये भी 30, इस हिसाब से 30 तो ये भी 30, और फिर f को तोड़ेंगे, इधर f cos 30 और इधर f sin 30, और इस f को भी तोड़ेंगे तो इधर f cos 30 और फिर से इधर एगो f sin 30। तो बाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, BC के लंबवत, BC के लंबवत तो 0, BC के लंबवत दिशा में एगो f cos 30 j, एगो f cos 30 माइनस j, तो कितना आंसर आएगा, बोले 0 आंसर आएगा। इन्हें पूछ रहा है कि इस पर लगने वाला बल बताओ, इस पर लगने वाला बल तो ये आंसर हुआ। पूछ रहा है कि इस पर लगने वाला बल, वो वाला बल बताओ जो BC के लंबवत है, तो BC के लंबवत तो एगो हुआ j, एगो हुआ माइनस j, तो कहानी तो खत्म हो गया, तो 0 आंसर होगा इसका। ये 43। इन्हें पूछ रहा था कि ए पर, ए जो प्लस के ऊपर लगने वाला बल बताओ, बोला कि प्लस के ऊपर लगने वाला बल वो वाला बताओ जो BC के लंबवत है, तो लंबवत वाला बल थोड़े लगा, तो 0 हो गया। 43। 44 में लिखा हुआ कि जब एक कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह, हम लोग पढ़े थे, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़िए तो सिल्क का कपड़ा नेगेटिव चार्ज और कांच का छड़ पॉजिटिव चार्ज, मैंने सिल्क का कपड़ा नेगेटिव होने का मतलब सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, नहीं सिल्क में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, बोले हाँ सिल्क को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब ना सिल्क नेगेटिव होगा। तो मौखिक सवाल था 44, 44 नंबर। आगे बढ़ते हैं 45 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। देखा कि हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, R त्रिज्या है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के सेंटर में एक प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, आई इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाता है तो एक बाहर की ओर बल लगता है। हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, बाहर की ओर चक्कर लगाता है, मतलब चक्कर लगाता है किसी के चारों ओर, तो बाहर की ओर फेंकाना चाहता है। अब बस पर जाइए, टर्निंग मारेगा, बस सब मतलब कि बाहर फेंका जाएगा। घोड़ा वाला झूला पर बैठिए कभी मेला में, सब घोड़ा झूला बाहर की ओर फेंकाना चाहेगा, तो ये तुम्हें बाहर फेंकाना चाहता है, लेकिन उसको एक प्रोटॉन अपने अंदर की तरफ खींच के रखता है। बोले फोर्स का मान बताओ, वेक्टर में बताओ। बोले कि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लो, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहां डायरेक्शन दिखा दो R कैट, लेकिन चूंकि फोर्स अट्रैक्शन का है इसलिए लिख दो माइनस, अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब हुआ कि फोर्स निगेटिव में दिखाई, सीधा सीधा। या तो बोलो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किधर है, बोले त्रिज्या इधर है, तो त्रिज्या के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बोले R कैप का माइनस। तो इस तरह से ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा हम लोग का, माइनस के ई स्क्वायर बटा R स्क्वायर R कैप। इसमें जो ऑप्शन पे लिख देते हैं आपको, माइनस के ई स्क्वायर बटा R क्यू R कैप, के ई स्क्वायर बटा R क्यू R, माइनस के ई स्क्वायर बटा R क्यू वेक्टर R, और के ई स्क्वायर बटा R स्क्वायर R कैप। तो एक तो ये कैंसिल ऐसी हो गया, के ई स्क्वायर बटे R क्यू है तो होगा नहीं, और के ई स्क्वायर बटा R क्यू, अब R वेक्टर है तो एक R क्यू को इसको तोड़ लो ऐसे, तो R क्यू के यहाँ R स्क्वायर लिख लो, यहाँ भी लिख लो वेक्टर R,
तो ये भी आर कैप हो गया। एक तो यहाँ गड़बड़े था इसी, तो मैग्नीट्यूड गड़बड़े, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी से डायरेक्शन में हो गया आर कैप, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में। और इसको भी आर क्यूब को लिख लो यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ लिख लो आर वेक्टर का मॉड, तो हो गया आर कैप। आई वाला बच गया, ये आंसर सही है। और ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये प्लस में है इसलिए नहीं होगा, ये प्लस में इसलिए नहीं होगा, बाकी सब सही है। लेकिन फोर्स यहाँ तो निगेटिव है ना, आर कैप इधर होगा तो माइनस आर कैप इधर होगा, तो माइनस आर कैप होगा, क्योंकि फोर्स को लिखना है वेक्टर के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अंदर होगा, बाहर नहीं। और तीजा का डायरेक्शन हमेशा बाहर होता है आर कैप, लेकिन यहाँ होगा माइनस आर कैप अंदर की। तो ये क्वेश्चन नंबर 45। किसी पिंड पर -80 माइक्रोकूलम आवेश है, माइनस में मैंने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो Q बराबर माइनस एन, -80 माइक्रोकूलम बराबर माइनस एन, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो एन बराबर 80 माइक्रोकूलम बटा ई, कुलम कुलम कैंसिल, 16×85 बराबर 50 गुने 19 1 20 में गया 6, तो 14, 5 गुने 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा है। ये तो आसान सवाल था। 47 में कह दो बिंदु आवेशों को हवा में एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। जब दो बिंदु आवेशों को हवा में रखें, r दूरी पर हवा में रखें ना, देखिए हवा में रख रहे हैं, हवा के लिए 1, और दो बिंदु आवेश मान लो Q1 और Q2, r दूरी पर दो बिंदु आवेशों को हवा में रखें, हवा यहाँ से पता चलता होगा 1 लिखा ले मैंने, हवा में रख ले, F बल लगाते हैं। तब दूरी r डैश जिस पर यह आवेश परावैद्युतांक नियतांक k के माध्यम में समान बल लगाते हैं, तो कह रहा वह दूरी बताइए। इतना ही बल फिर लगेगा, लेकिन दूरी अब चेंज हो गया है, दूरी अब चेंज हो गया है, चार्ज वही है और माध्यम भी चेंज हो गया है। एप्सिलॉन r का जो मान है अब k हो गया है। तो वही कह रहा है कि r डैश का मान बताओ, r डैश का मान बताओ। दो चार्ज हवा में रखा था, दो चार्ज जब हवा में रखा हुआ था कितना बल लगा, कह रहा हवा के जगह कोई दूसरा मीडियम में रख दो जिसका कि सापेक्षिक विद्युतशीलता k है, लेकिन बल उतनी लगना चाहिए। तब बताओ कि r डैश का मान क्या है। मैंने दो चार्ज को हवा में रखा गया था, यहाँ से पता चल रहा होगा कि सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान हुआ नहीं, मैंने हवा में रखा गया, r दूरी पर हवा में रखा गया तो बल F, तक कितना दूरी पर इस माध्यम में रखा जाए तो उतने बल लगेगा। तो सॉल्व कर लो, हम इसका मान दे दो, 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, मॉड Q1 मॉड Q2 कहीं कहीं नहीं लिखा मिलेगा तो समझ जाना कि प्लस में, तो क्या लिखे मॉड, नेगेटिव चार्ज रहता है ना मॉड, कोई मतलब निकल के आता है, बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 और Q1 Q2 बटा k r स्क्वायर। के क्या है, के 9 गुना 10 के पावर 9 वाला के ना है, क्वेश्चन का के कर मान के है, जिसको हम सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, उसके बदले में के लिखा है। तो ए और ए खत्म हो गया, तो यहाँ से r डैश का मान निकल जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, तो r बराबर अंडर रूट के आर डैश, तो r डैश बराबर r बाई रूट। ये हो गया 47 का आंसर। 48 में करा कि धातु का परावैद्युतांक, मैंने धातु का अगला मान कितना होता है, बोले धातु का अगला मान अनंत होता है, ऐसे आंसर है 48 नंबर। उनचास में करा कि समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालकों B एवं C पर आवेश की मात्रा समान है।
तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूर रखने पर उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है। F का मान हो गया कि Q इनटू 2 उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक का संपर्क पहले B से कराते हैं। एक बार लाओ, ये चार्ज योजना है, इसका नाम देते हैं डी गोला। इसको पहले संपर्क कराए किससे? बी से। यहाँ पर Q चार्ज, यहाँ पर 0 चार्ज। और ऐसा पीछे सवाल बनाए थे कि समान गोला है ना, जगह बढ़ जाएगा, Q/2 Q/2। संपर्क कराते हैं, फिर C से संपर्क कराते हैं। अब इसको C से संपर्क कराओ, पहले से कराए B से संपर्क, हटा लिए, अब इसको C से। C में अगर टच कराएं तो 1 Q आधा Q, 1.5 Q, और फिर अलग अलग करेंगे तो 1.5 Q/2 और 1.5 Q/2। अब C और D पर इतना चार्ज हो गया। B तथा C के बीच लगने वाला बल अब कितना होगा? बताएं कि B और C के बीच लगने वाला बल कितना होगा? B और C के बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो पहले दोनों के चार्ज का गुणनफल कितना था? बोले सिर्फ Q²। अब दोनों के चार्ज का गुणनफल कितना बढ़ जाएगा? बोले कि 1.5 और नीचे में 4, 1.5/4, 1.5/4 गुना बढ़ जाएगा। अब चार्ज का गुणनफल होगा 1/5/4, 1.5/4 Q²। पहले खाली Q² था, अब 1.5/4 गुना चार्ज का गुणनफल बढ़ गया। इसका मतलब फोर्स का मान उतना गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि F समानुपाती होता है Q1 Q2। चार्ज का गुणनफल जितना गुना बढ़ा उतना गुना फोर्स बढ़ जाएगा। तो पहले चार्ज था Q, अब हो गया Q/2 और 1.5 Q/2। तो पहले चार्ज गुना करो तो खाली Q², अब गुना करो तो 1.5/4 Q²। तो कई गुना? 1.5/4 गुना बढ़ा ना, इससे नया फोर्स का मान 1.5/4 गुना बढ़ जाएगा। तो 1.5/4 गुना का मतलब 15/40, 5 या 15 और 5 8 40, 3/8 गुना। तो 3F/8 हो जाएगा आंसर। पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका 3/8 गुना ज्यादा। ये क्वेश्चन नंबर 49। इस बात समझ में आया होगा, पहले कराए थे क्वेश्चन नंबर कुछ पीछे में कि जब दो गोला को टच कराओ और दोनों गोला का साइज समान हो तो चार्ज आधा आधी बढ़ जाता है। Q/2 हो गया, पहले जोड़ लो Q0 Q, आधा आधे बांट दिए। आई इसमें टच हुआ अभी तो ये हो गया 1.5 Q का आधा आधी कर दिए, 49 हो गया। 50 देखिए, करा कि 3 × 10⁻⁻6 कूलम और 8 × 10⁻⁻6 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कितना बल से? 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को धक्का दे रहा है, 6 × 10⁻³ न्यूटन। यदि प्रत्येक को -6 × 10⁻6 कूलम और दे दिया जाए, इस पर और दे दीजिए -6, इसमें और चार्ज जोड़िए, -6 × 10⁻⁻6 कूलम, -6 कूलम कीजिएगा, +6 कूलम इसमें लिखा हुआ है, यहाँ +6 लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए माइनस। और इस पर भी चार्ज दे दीजिए -6 × 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए कि हो जाएगा -6 और +3 मिलके -3, आई हो जाएगा 8 और -6 मिलके 2। अभी दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। दूरी कुछ नहीं हुआ है, अंतर क्या आया? पहले चार्ज का गुणनफल का मैग्नीट्यूड आज के 24 × 10⁻⁻12 था, अब आएगा 6 × 10⁻⁻12। प्लस माइनस का दिमाग हटाओ, प्लस माइनस मतलब तो अट्रैक्शन,
और प्लस प्लस माने रिपल्सन। 4 का गुणनफल देखो, पहले 4 का गुणनफल था 24 गुने 10 के पावर -12, अब हो गया है 6 गुने 10 के पावर -12। पहले 24 गुने 10 के पावर -12, अब 6 गुने 10 के पावर -12, मैंने 4 गुना कम। 4 का गुणनफल 4 गुना कम गया, इसका मतलब फोर्स भी 4 गुना कम जाएगा, क्योंकि फोर्स समानुपाती होता है ना Q1 Q2। तो 4 का गुणनफल पहले था 24 गुने 10 के पावर -12, अब है सिर्फ 6 गुने 10 के पावर -12 मैग्नीट्यूड का गुणनफल। तो पहले 24 से कहाँ 6, तो 4 गुना फोर्स कम गया ना। Q1 Q2 का गुणनफल 4 गुना कमा, तो फोर्स का मान भी 4 गुना कमेगा। तो पहले इतना था, अब 4 गुना कम हो जाएगा, तो 6 में 4 से भागा देंगे तो 1.5, 1.5 इंटू 10⁻³ आकर्षण हो गए। 51 कह समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। समान परिमाण का दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, इनके मध्य कार्यरत बल F है, उनके बीच अब बल लग रहा है। यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं, पहले दोनों चार्ज था Q Q, अब आधा कर दो Q/2 Q/2, इसका मतलब आवेश का गुणनफल 1/4 गुना कम गया। सही के पहले चार्ज था Q Q, अब हो गया Q/2 Q/2, और दूरी को दुगनी कर दी जाए, पहले दूरी था r, अब हो गया 2r। तो पहले फोर्स अगर F था तो अब कितना हो गया, अब कहे कि 2 दूनी 4 यहाँ, 2 दूनी 4 यहाँ, 16 गुना कम गया। पहले का फोर्स से ही 16 गुना कम गया है। एक तो चार्ज आधा हुआ और दूरी दुगना हुआ, दूरी दुगना होने के बाद 2 दूनी 4, यहाँ आधा हुआ तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16 गुना फोर्स का मान कम जाएगा। एक लास्ट सवाल है 52। ये एक्स अक्ष है, एक माइक्रो कूलॉम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 सब यह रखे हुए। अगर मूल बिंदु पर 1 कूलॉम आवेश रखा गया है तो इस 1 कूलॉम पर लगने वाला बल बताओ। अब 1 कूलॉम पर देखो, ई जो बल लगाएगा वो के 1 गुने 1 माइक्रो बटे 1 स्क्वायर, ई जो बल लगाएगा वो के 1 गुना 1 माइक्रो बटा 2 स्क्वायर, ई जो बल लगाएगा इस पर वो के 1 गुना 1 माइक्रो बटा 3 स्क्वायर, ऐसा ऐसा अनंत। तो के और माइक्रो कॉमन बचेगा, 1 जोड़ 1 बटा 4 जोड़ 1 बटा 9 और जोड़ 1 बटे 16, ऐसे कुछ बचेगा। के Q1 Q2 बटा 1 स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा 2 स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, ऐसे होते जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि 1 कूलॉम का आवेश मूल बिंदु पर स्थित हो जिस पर कुल आरोपित बल का मान कितना होगा। अब 1 कूलॉम का आवेश यहाँ पर है तो सब तो इसको धक्का ही मारेगा, एक भी इसको धक्का मारेगा, ई भी एक इसको धक्का मारेगा, ई भी धक्का मारेगा, तो सब जुटेगा। तो सबको जोड़ते गए और यहाँ से के और माइक्रो कॉमन ले लिए, बाकी बच गया 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 4 जोड़ 1 बटा 9 और 1 बटे 16, तो हो गया 9 गुने 10 के पावर 3। अब इसको आप कैसे जोड़ सकते हैं, एक जोड़ 1 बटा 4 फिर 1 बटा 9 1 बटे 16, धीरे धीरे वैल्यू तो घटता ही जा रहा है। इसका मान हम लोग निगले जीवल कर सकते हैं।
ये हो गया 1, ये हो गया 1.25, 1.25 का मतलब 9 का चौथाई हिस्सा, 4.5, 2 नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते, क्या कि 12,000 के आसपास चल जाएगा। ये तो 9 हो गया, ये 9,000, 1/4 का मतलब 9,000 का चौथैया, तो 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा 2.25, तो 9 2 11, तो ऐसे हो जाएगा, 12 के आसपास जाएगी। फिर इसको सॉल्व करने का भाई, 1 जोड़ 1/4 जोड़ 1/9 जोड़ 1/16, कैसे सॉल्व होगा? एक्स अक्ष, 1 माइक्रो कूलम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर x बराबर 1 2, ओहो, x बराबर 1 पर, फिर x बराबर 2 पर, फिर 4 पर रखा गया है, 1 पर, 2 पर, 4 पर, 8 पर, ऐसे रखा गया है। तो वही ये हो गया 1 स्क्वायर, अगला होगा 2 स्क्वायर, अगला होगा 4 स्क्वायर, अब अगला होगा k गुने 1 माइक्रो बटे 8 स्क्वायर। पहला होगा 1, दूसरा होगा 4, अगला होगा 16, अगला होगा 64। वही बैठ नहीं रहा था, ये बैठ गया जीपी में, ये बैठ गया जीपी में, जिसमें हमेशा गुना हो रहा है 1/4 से, और अनंत तक जाएंगे तो जीपी के अनंत पदों का योग ए मैंने फर्स्ट टर्म, पहला टर्म बटे 1 माइनस आर मैंने कॉमन रेशियो, मैंने 1/4, तो 9 गुने 10 के पावर 3 और गुने 1/3/4, मैंने 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 12 गुने 10 के पावर 3। ये क्वेश्चन नंबर 52 तक कराए थे एक बार हम क्लास में, लेकिन थोड़ा वीडियो डिलीट हो गया था, इसलिए हम पूरा करवा दिए फिर से। और अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर जब फिर सब खत्म हो जाएगा तो फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे विद्युतीय क्षेत्र एवं विभव वाला। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं सर, इससे छोटा मोटा क्वेश्चन तो जरूर ट्राई कीजिए, और थोड़ा इतना भी तो कम से कम मेहनत कर लिए कि ऊपर पर का जो सवाल है कम से कम उतना हम लोग सॉल्व कर सकें। चलिए ठीक है।